आज हम करेंगे कविता गजल। गजल कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कविता की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ इसी कविता के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी कविता के एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं वो है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, एक बार जल्दी से ध्यान से सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये कविता, ये पोयम आपको और अच्छे से समझ में आए। दरअसल ये कविता या पोयम नहीं है, इसको हम गजल के नाम से जानते हैं। गजल एक्चुअल में कविता का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन कविता हिंदी में लिखी जाती है और गजल उर्दू में लिखी जाती है। ये एक फर्क है। और दूसरा फर्क क्या है, कविता और गजल में कविता एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, मतलब एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ होता है, एक लय बनी हुई होती है। लेकिन गजल में ऐसा नहीं होता कि पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हो और दूसरा तीसरे से। ऐसा कविता में होता है, गजल में नहीं। गजल में जो दो लाइन लिखी गई हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, अलग ही होती हैं, उसका अपना ही अर्थ होता है। लेकिन उसी के साथ दूसरा पैराग्राफ है, अगर हम उस दूसरे पैराग्राफ को अलग कहीं रखकर कहीं उसका अर्थ निकालें तो वो अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देगा। उसका पहले पैराग्राफ से रिलेशन हो या ना हो, लेकिन वो अपने आप में पूरा होता है, अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। उसको हम अलग से भी पढ़ सकते हैं दूसरे पैराग्राफ को। लेकिन कविता में ऐसा नहीं होता। पहला पैराग्राफ अगर लिख दिया, उसके साथ दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा है, तो तीसरा अगर हम अलग कहीं रख दें तो वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं अर्थ दे सकता। उसके साथ दूसरा पैराग्राफ और पहला पैराग्राफ रखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि तीसरे पैराग्राफ का अर्थ क्या था। और तीसरा अंतर कि गजल में शेर होते हैं। जैसे आप सुनते हो ना कि एक शेर सुनाए, एक शेर सुना दो, इस तरह की जो बात सुनते हो वो शेर ये गजल के ही होते हैं। वो दरअसल शेरों का एक इकट्ठा रूप ही गजल बन जाती है। मतलब जैसे ये आप दो लाइन देख रहे हैं, ये एक शेर है। इस शेर को एक अगर है तो ये शेर है, लेकिन अगर दूसरा भी एक शेर आ गया, तीसरा भी आ गया, इस तरह से एक ही कवि के द्वारा, एक ही शायर के द्वारा अगर 5, 7, 10 पैराग्राफ लिख दिए गए हैं और इनको इकट्ठा रूप दे दिया या इकट्ठा रख दिया गया तो वो मिलकर गजल बन जाती है। लेकिन कविता के पैराग्राफ शेर नहीं कहला सकते, वो उर्दू की गजल के ही शेर होते हैं, वो हिंदी में नहीं होते। ये एक तरह की हिंदी में लिखने की एक शैली है कविता, और उर्दू में लिखने की शैली है गजल। ये एक मेन अंतर था। चलिए अब बात करते हैं कि गजल यानी दुष्यंत कुमार जी ने इस पूरी गजल में या अलग अलग शेरों में क्या बताया है। दरअसल अलग अलग शेर हैं, जैसा अभी बताया, अलग अलग अर्थ भी रखते हैं, तो अलग अलग बातें हैं इसमें। और ज्यादातर बातें खास तौर पर राजनेता के बारे में है या शासन के बारे में है, कि जो शासन चल रहा है, राजनेता लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, सॉरी इस कविता में पढ़ेंगे या इस गजल में पढ़ेंगे। कहां तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया है एक बार जल्दी से सुन लो, ताकि जब मैं लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड इसकी व्याख्या करूं, हिंदी करूं, तो आपको ये दो लाइन और अच्छे से समझ में आए। आपने देखा होगा कि नेता लोग जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, इलेक्शन में खड़े हुए होते हैं, उस समय वो अलग अलग तरह के वादे करते हैं, और इतने अच्छे अच्छे वादे करते हैं। हम अपने समाज के लिए ये करेंगे, हम इस शहर के लिए ये करने वाले हैं, इस गांव के लिए ये हम सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, इस तरह के बड़े बड़े वादे कर लिए जाते हैं। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं कर पाते या पूरा होता ही नहीं है उनसे। तो ऐसा ही कुछ यहां इन दो पंक्तियों में बताया है, लेकिन कुछ अलग शब्दों में। डायरेक्ट नहीं कहा कि राजनेता लोग ऐसे करते हैं, ऐसा कहते हैं, फिर बाद में पूरा नहीं करते, ऐसा डायरेक्ट नहीं कहा, थोड़ा घुमा कर कुछ बात कही है, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। चिरांगा का मतलब है बहुत सारे दीपक, दिए, और एक चिराग यहां पर आया है, ये एक ही चिराग के लिए आया है। और मयस्सर का मतलब होता है उपलब्ध होना। अब ये जो दीपक है ना, ये सुख सुविधाओं के लिए है। ये दीपक का जो अर्थ है वो सुख सुविधाओं के लिए है। लेकिन पहले हम वैसे ही जैसा लिखा हुआ है दीपक, उसी के अकॉर्डिंग हिंदी करते हैं, व्याख्या करते हैं। फिर इसका जो डीप मीनिंग है सुख सुविधाएं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एक बार देखो, कहां तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, मतलब कहां तो ये बात तय हुई थी कि हर घर के लिए, हर एक घर के लिए बहुत से दीपक या चिराग उपलब्ध होंगे। कहां चिराग मयस्सर नहीं, मतलब कहां तो ये तय हुआ था कि बहुत सारे दीपक हर एक घर को मिलेंगे, और कहां अब एक दीपक भी उपलब्ध नहीं हो पाया। किसके लिए? पूरे शहर के लिए।
कहां तो हर एक घर के लिए दीपक तय हुए थे, लेकिन अब पूरे शहर के लिए भी एक दीपक भी उपलब्ध नहीं हो पाया। अब ये दीपक क्या है? दीपक है सुख सुविधाएं। मतलब नेता लोग अपने भाषण में बड़े बड़े वादे करते हैं और कहते हैं कि हर एक घर के लिए सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन पूरे शहर में किसी एक चीज की भी सुख सुविधा नहीं मिल पाती। ये कब होता है? जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जब वो चुनाव जीत जाते हैं, तब ऐसा होता है। तो ये एक कटाक्ष किया है, एक व्यंग्य किया है ऐसे राजनेताओं पर जो सुख सुविधाओं का वादा तो करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते, उनमें से एक छोटी सी चीज भी पूरी नहीं कर पाते। ये पहला पैराग्राफ था। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ। यहां दरख्तों के साए में भी धूप लगती है, चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। अब यहां इन दो पंक्तियों में क्या बताया वो भी सुनना, लेकिन उससे पहले कवि का नाम या शायर का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया है, ध्यान से सुनो कि सुख सुविधाएं जहां से मिलती हैं एक उम्मीद हो जाती है। मतलब हम लोग सरकार बनाते हैं, एक एक आदमी, एक सरकार का एक नुमाइंदा वो चुन लेते हैं कि ये एक आदमी है जो देश को चलाएगा, इस समाज को चलाएगा, इस शहर को चलाएगा और अच्छा चलाएगा। इस उम्मीद में हम चुनाव में उसको वोट दे देते हैं। अब होता क्या है, हमारी एक उम्मीद होती है कि यहां से एक अच्छा राजपाट होगा, या यूं कह लो कि अच्छी सुख सुविधाएं मिलनी शुरू होंगी, हमारे अधिकार मिलेंगे, हमें अच्छा अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने पसंदीदा एक व्यक्ति को चुनाव में जिताया है, उसको एक सरकार दी है, या यूं कह लो कि उसको एक देश दिया है, एक शहर दिया है कि तुझे इसको चलाना है और अच्छे से चलाना है। एक उम्मीद हो जाती है। लेकिन उम्मीद कहां से थी? वहां से कि जहां से हमें सुख सुविधाएं मिलनी थी। लेकिन हुआ उल्टा, जहां से सुख सुविधाओं मिलने की उम्मीद थी वहां से दुख मिलना शुरू हो गया, दर्द मिलना शुरू हो गया। मतलब जहां से सुख मिलना था वहां से अगर दुख मिलने लग जाए तो फिर आदमी क्या करे? फिर सोचता है आदमी कि इस शहर को, इस समाज को, इस देश को ही छोड़ चले, मतलब यहां हमारा अब कोई काम नहीं, ऐसा मन में आता है। तो यही बात इस लाइन में लिखी है, लेकिन दूसरे तरीके से, मतलब डायरेक्ट नहीं लिखी। लिखी क्या है इसमें वो भी ध्यान से सुन लो। कहा कि हमें एक उम्मीद होती है पेड़ों से कि हमें छांव मिलेगी, छाया मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। जिस पेड़ से छाया मिलनी चाहिए थी वहां से तो उसी पेड़ ने धूप देनी शुरू कर दी। अब यहां छाया क्या है? सुख सुविधाएं, और जो धूप है वो दुख है। तो दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार, यहां दरख्तों के साए में, दरख्तों का मतलब पेड़ों के, और साए में धूप लगती है, मतलब पेड़ों के साए में भी धूप महसूस हो रही है। अब एक बात और बता देता हूं, साए में धूप ये कविता का नाम भी है। दरअसल आपने गजल सुना, गजल और साए में धूप इस कविता के दो नाम हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहां पेड़ों के साए में भी या पेड़ों की छांव में भी धूप का अनुभव हो रहा है। इससे अच्छा क्या है, इस पेड़ को छोड़कर यहां से चले जाएं, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए यहां इस पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यहां कोई रहने का फायदा ही नहीं हुआ। तो ऐसा ही कुछ यहां पर दूसरा अर्थ भी है, डीप मीनिंग भी है, उसको भी आपको समझना है। क्या कहा कि यहां तो पेड़ों के साए में भी धूप लग रही है, अर्थात जहां से सुख सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी वहां से तो धूप मिलने लगी, अर्थात वहां तो दुख अनुभव होने लगा। इसीलिए ऐसा करते हैं, यहां इस स्थान को छोड़कर हम कहीं और चले जाते हैं, ऐसा कवि कहते हैं। देखिए आगे अगले पैराग्राफ में, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। अब ये जो कविता है या ये जो शेर है, इस शेर में कोई राजनेता या शासन की बात नहीं हो रही, ये अपना अलग ही अर्थ दे रहा है। क्या कह रहा है? कहता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अगर कमीज नहीं मिलती तो क्या करते हैं, वो अपने पांवों से पेट ढक लेते हैं। कैसे? उखड़ू बैठ के। उखड़ू बैठना कैसे होता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, कुछ इस तरह से उखड़ू बैठना कहलाता है। तो क्या करते हैं ऐसे लोग? पांवों से अपना बदन को ढक लेते हैं, अपने पेट को ढक लेते हैं ताकि ठंड ना लगे, या कुछ इस तरह के तरीके करके अपने शरीर को वो ढक लेते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं? ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो मुझे शर्ट नहीं मिली, कोई टी शर्ट नहीं है मेरे पास, कुछ कपड़े नहीं है पहनने के लिए, उसकी खाना पूर्ति भी तो मुझे करनी है कैसे ना कैसे। अब मैं शिकायतों का अंबार लगा दूं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इससे क्या काम चल जाएगा? इससे क्या हमारा जीवन चल पड़ेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उनकी आवश्यकता क्या थी? उनको कपड़े चाहिए थे, उन्होंने क्या किया? उखड़ू बैठकर अपने बदन को ढक लिया। तो
इससे पता चलता है कि ये जो लोग हैं ना, जो शिकायत नहीं करते बल्कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं कैसे ना कैसे, ऐसे लोगों से पता चलता है कि ये जो जीवन काट रहे हैं, ऐसा जीवन तो ये लोग ही काट सकते हैं। मतलब जीवन जीने का जो सही तरीका जानते हैं वो ऐसे लोग ही हैं जो अच्छा जीवन गुजार लेते हैं कुछ न होते हुए भी। तो ऐसा ही कुछ हम यहां पढ़ेंगे। देखिए, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। अगर कमीज नहीं है तो पांवों से पेट को ढक लिया जाता है। ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, ऐसे लोग कितने मुनासिब हैं, मुनासिब यानी उचित हैं इस सफर के लिए। सफर यानी जीवन को जीने के लिए। ये जो सफर चल रहा है जीवन को जीना, ये सफर के लिए ऐसे लोग कितने उचित माने जाते हैं, मतलब कितने अच्छे हैं जो आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे ना कैसे कर लिया करते हैं, शिकायत नहीं करते। बच्चों, हर घर के लिए क्या तय हुआ था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन पा रहे हैं और याद भी रखते चले जा रहे हैं। आगे देखते हैं। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। बच्चों, आप में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे कि खुदा होता ही नहीं। खुदा मतलब ईश्वर, ईश्वर भगवान है ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ईश्वर को मानते हैं कि नहीं होता है। लेकिन कवि या शायर क्या कहते हैं? शायर कहते हैं कि मान लेते हैं खुदा नहीं होता, मान लेते हैं। अगर कोई कह रहा है ना कि ईश्वर नहीं है तो मान लिया कि ईश्वर नहीं है, लेकिन कम से कम आदमी के ख्वाब में तो है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर किसी का पेन चोरी करना हो, साइकिल मोटरसाइकिल चोरी करनी हो, तो क्या आप कर लोगे? ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा ये काम। क्यों नहीं होगा? जो नहीं कर पाते उनका जवाब होगा कि नहीं, ऐसा करना गलत है, पाप लगता है, भगवान देख रहा है, भगवान हमें उसका फल देगा, इससे क्या फायदा होगा? आज तो हमें सुख मिल जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद तो हमें दुखी मिलेगा ऐसा करके। तो ऐसा सोचते हैं जो वो भगवान को मानते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पेन चुराना, साइकिल मोटरसाइकिल या कुछ भी किसी के घर का चुराना बहुत इजीली कर लेते होंगे या करते होंगे, थोड़ा बहुत जैसा भी उनको ठीक लगता है। तो उतना करने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि वो दरअसल भगवान को मानते नहीं है। उनको लगता है कि इसका कोई पाप नहीं लगता, पाप लगेगा तो देखी जाएगी, कौन देगा हमें पाप, ये सब झूठ है, ऐसा भी कहने वाले लोग होंगे। तो मतलब दोनों तरह के लोग होते हैं, पाप करने वाले भी और पुण्य करने वाले भी, जो ईमानदार हैं जो बेईमान हैं। इस तरह के हरकत करने वाले या यूं कह लो कि इस तरह की एक्टिविटी करने वाले दोनों तरह के लोग हैं। इससे क्या होता है? इससे एक संतुलन बना रहता है, पाप करने वाले भी हैं, पुण्य करने वाले भी हैं। इन केस अगर सारे ये मानने लग जाएं कि खुदा नहीं होता, कोई पाप नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा करने से, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? ये जो संतुलन बना हुआ है ना, ये जो बैलेंस बना हुआ है, ये बिगड़ जाएगा। इससे पाप करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि खुदा मान लेते हैं कि नहीं होता, लेकिन आदमी के ख्वाब में तो है। अगर ख्वाब में है और उसकी वजह से एक संतुलन बना हुआ है पाप पुण्य का, तो ये नजारा कितना हसीन है, कितना सुंदर है। कौन सा नजारा? कि भगवान होता है। अगर ये नजारा ही ना हो, ये सोच ही ना हो आदमी की, तो पुण्य कौन करेगा? पाप का घड़ा सबका बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। मतलब खुदा नहीं होता, नहीं होता मान लेते हैं, लेकिन आदमी के ख्वाब में तो है, दिमाग में तो है, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। मतलब अगर ऐसा मानकर कि खुदा होता है, इससे पाप पुण्य का संतुलन बना हुआ है, तो ये नजारा ये कितना सुंदर है, हसीन है। क्या? किसी की नजर के लिए मतलब आंखों के लिए, कि ये कितना सुंदर नजारा है कि भगवान होता है। इसकी वजह से पाप पुण्य का संतुलन बन जाता है। इसीलिए कवि ने ये दो लाइन लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। अब मैं आपको ये कहूं कि समाज बदल नहीं सकता, ये देश ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही गड्ढे में जाएगा, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, देश का विकास ही नहीं हो सकता। तो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग जो पॉजिटिव माइंड के होंगे वो क्या कहेंगे? नहीं, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश करने में क्या हर्ज है, कोशिश करते रहना चाहिए, कभी ना कभी इस देश का कुछ ना कुछ तो होगा या कुछ अच्छा। हालांकि विकसित हो रहा है हमारा देश, लेकिन मैं एक बात रख रहा हूं समझाने के लिए। तो कुछ लोग जो पॉजिटिव होंगे वो यही कहेंगे कि कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो ऐसे लोग के लिए ये जो दो पंक्तियां लिखी हैं शायर ने, क्या लिखा है देखो। वे मुतमईन का मतलब होता है आश्वस्त होना, चिंता नहीं करना, बिल्कुल आश्वस्त हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। अब पत्थर पिघलना क्या है? समाज में परिवर्तन आना। पत्थर पिघलने का अर्थ है समाज में परिवर्तन आना। तो ऐसे लोग जिनको समझा रहे हैं या जिनको कहा जाता है कि समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता, वैसे लोग आश्वस्त हैं जो ऐसा सोचते हैं कि सच में ऐसा होता है कि समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन कवि क्या कहते हैं, शायर क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं बेकरार हूं,
आवाज में असर के लिए, मैं अपनी आवाज से लोगों में असर डालने के लिए मैं बेकरार हूं। बेकरार का मतलब होता है चिंतित होना या बेचैन होना। मैं बेचैन हूं किस चीज को लेकर? इस चीज को कि मैं अपनी आवाज से लोगों में असर डाल सकता हूं, या यूं कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन ला सकता हूं। मैं इस चीज के लिए बेकरार हूं, बेचैन हूं। बेकरार का मतलब होता है बेचैन। तो एक बार इन दो पंक्तियों की दोबारा सुन लीजिए। कहते हैं कवि कि ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता, वे लोग आश्वस्त हैं कि हां सच में नहीं आ सकता। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं अपनी आवाज से दूसरों में असर डाल सकता हूं, या यूं कह लो कि समाज में परिवर्तन ला सकता हूं। इस समाज में भी परिवर्तन आ सकता है, और इस चीज के लिए मैं बेकरार हूं। बेकरार मतलब बेचैन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनो। कवि कहते हैं मेरी जुबान पर, मेरी आवाज पर रोक लगा दो। मतलब अब वैसे एक उदाहरण से समझाता हूं। दरअसल प्रेमचंद जी, आप जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद जी जब किसी टाइम पर प्रसिद्ध नहीं हुए थे या हो रहे थे, उनकी जो रचनाएं प्रसिद्ध होना शुरू हुई थी, ये टाइम था अंग्रेजों का टाइम। अंग्रेजों के टाइम पर प्रेमचंद जी ने एक उपन्यास लिखा था, नाम था सोजे वतन। सोजे वतन नाम का उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर रोक लगा दी। क्यों? दरअसल इसीलिए क्योंकि उन्होंने उस उपन्यास में अंग्रेजों के खिलाफ लिखा हुआ था और अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने क्या किया, उस उपन्यास को बैन कर दिया, रोक लगा दी, वो फिर छपा ही नहीं। ऐसा ही कुछ यहां पर कवि भी कह रहे हैं कि अगर तुझे शासन करना है, ये बात शासन करने वाले को कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि अगर तुझे शासन करना है तो मेरी आवाज पर रोक लगा दो। आवाज पर रोक लगाने का मतलब उन्होंने जो लिखा है उस पर रोक लगा दो, नहीं तो क्या होगा, इनमें से दो में से एक काम होगा, या तो तुम्हारा शासन रहेगा या फिर मेरी कविता रहेगी। मेरी कविताएं, मेरे जो शेर हैं वो कुछ इसी तरह के हैं कि तुम्हारा शासन हिला सकते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि तुम्हारा राज है, तुम्हारी सरकार है, तुम चाहो तो मेरी आवाज पर रोक लगा सकते हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हारा शासन नहीं बचेगा। ऐसा ही कुछ हम यहां पर पढ़ेंगे। देखो, तेरा निजाम है, निजाम मतलब शासन, सील दे जुबान शायर की। तुम्हारा शासन है तो तुम मेरी जुबान को सील सकते हो। सील सकते हो मतलब बंद कर सकते हो। ये एहतियात मतलब ये सावधानी तो जरूरी है, किसके लिए? इस बहर के लिए। बहर का मतलब कविता के लिए। इस कविता के लिए ये सावधानी तो जरूर बरतनी ही पड़ेगी। अर्थात तुम्हें अपना शासन करना है तो मेरी कविता पर रोक लगानी ही होगी। या तो शासन कर लो या ये कविता छपने दो, अर्थात दोनों में से एक काम होगा। बच्चों, मुनासिब का अर्थ मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हैं। देखो, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब यहां पर कवि क्या कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा, इसके बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन ऐसा होगा कि पहले तो मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा कि मेरे अधिकार मुझे मिल जाएं, और अगर मुझे अधिकार मिल जाते हैं मेरे, तब मैं दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ूंगा। तो मेरा जीवन ऐसा होगा, और दूसरों के लिए, दूसरों के अधिकारों के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ेंगे इसमें। देखिएगा, इसमें गुलमोहर शब्द आया हुआ है। गुलमोहर दरअसल एक पेड़ होता है, जो एक पेड़ इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है अधिकार को। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मतलब कवि कहते हैं कि मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जिसमें मेरे बगीचे में गुलमोहर हो, उसके तले मैं जीना चाहता हूं। एक पेड़ का नाम है गुलमोहर, तो उस पेड़ के तले, उस पेड़ के नीचे मैं जीना चाहता हूं। ये बात अब जो बोल दी है, इसका दूसरा मीनिंग है अधिकार। मतलब गुलमोहर एक अधिकार है, तो कवि कहता है कि मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं लेकिन अपने अधिकारों को पाकर, ऐसा जीवन मुझे चाहिए। अब अगली लाइन में भी कुछ कहा, क्या कि मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मतलब गैर मतलब दूसरों, गैर यहां पर के बिना लिखा हुआ है लेकिन यहां पर के बिना नहीं, दूसरों की आएगा। लो, ठीक कर दिया है। तो मरे तो गैर की गलियों में, गैर वैसे के बिना गलत नहीं था लेकिन इस लाइन के लिए दूसरों आएगा। तो अगर हमें मरना पड़े, खैर मरना पड़े की बात में बात करते हैं, गैर की गलियों में, गैर की गली यानी दूसरों की गलियों में हम गुलमोहर के लिए लड़ना चाहते हैं या गुलमोहर को प्राप्त करना चाहते हैं। गुलमोहर वैसे तो एक पेड़ है लेकिन यहां पर अधिकार है। तो अगर हमें
अपने अधिकार मिल जाएं या मुझे मेरे अधिकार मिल जाएं तो मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद हम दूसरों की गलियों में मैं दूसरों की गलियों में गुलमोहर उगाना चाहता हूं, अर्थात उनको उनके अधिकार दिलवाना चाहता हूं, और ऐसा करने पर हमें मरना भी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ऐसा ही कुछ यहां पर इन दो पंक्तियों में लिखा था। थोड़ा और आसान कर देता हूं कि ये जो पहली लाइन है वो तो खुद के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए है, और जो दूसरी लाइन है वो दूसरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए है। तो और उस लड़ाई में अगर मरना भी पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार है। तो बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई? जी नहीं, अभी तो आपको इसी कविता, इसी गजल की साए में धूप कह लो या गजल कह लो, इसकी सप्रसंग व्याख्या भी मिलेगी, वो भी रिटर्न में। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें या ये चारों चीजें इस कविता की आपको मिलेंगी। कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा सबसे ऊपर, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। ये सारी चीजें या ये चारों चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी, तो वो जरूर देखना। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस कविता को अच्छे समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए गांव, बी कस्बा, सी बस्ती, डी शहर। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शहर के लिए। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किसके साए में धूप लगती है? आसान सा है। आपके ऑप्शन, ए पेड़ों, बी छत, सी छतरी, डी पहाड़ों। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेड़ों के। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कमीज न होने पर पेट किससे ढक लेंगे? ऑप्शन, ए हाथों, बी लज्जा, सी भूख, डी पांव। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, पांव। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि कितने समय के लिए भाग जाना चाहता है? आपके ऑप्शन, ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी उम्र भर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उम्र भर के लिए। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक में आपको ए टू जेड सिलेबस आपकी क्लास से रिलेटेड एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, तो ये लिंक जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।